बैंक्स के एजुकेशन लोन देती है मर्चेंट नेवी प्रोफेशन के लिए, मर्चेंट नेवी कोर्सेज के लिए। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मतलब बैंक्स लोन के लिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे भाइयों का इंक्वायरीज था मेरे पास में कि मर्चेंट नेवी जो कोर्सेज है उसमें क्या बैंक लोन्स देती है, एजुकेशन लोन देती है करके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद छेत्री एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मर्चेंट नेवी ऑफिसर। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे भाइयों से क्वेरीज था मेरे पास में एजुकेशन लोन के बारे में फॉर मर्चेंट नेवी कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है आपकी जो एज है वो 18 to 35 होना चाहिए और आप जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड है आपको जो है कॉलेज एडमिशन होना चाहिए और उस कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए जो AICTE के अप्रूवल हो या UGC से अप्रूवल हो। इस कॉलेज का अप्रूवल एफिलिएटेड ना हो तो आप लोगों को एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। तीसरी जो है आपकी GP रेटिंग के लिए जो है कोई एजुकेशन लोन नहीं मिलती है, ये खाली आपको BTech, DNS और BSc के लिए मिलती है। अब DNS के लिए लोन अगर लेने के लिए जाएंगे आप तो DNS के लोन के वहाँ पे थोड़ा सा डिलेमा आ जाते हैं, क्योंकि बैंक्स को समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा कोर्स है, क्योंकि वो डिप्लोमा के लिए बैंक्स लोन नहीं देती है। तो वहाँ पे आपको बैंक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये डिप्लोमा कोर्स है विद इट लीड्स टू BSc नॉटिकल साइंस डिग्री कोर्स के लिए, ठीक है। और बैंक्स लोन किसको बैंक जो एजुकेशन लोन कौन कौन सा कोर्सेज को देती है, DNS, BTech, BSc और GME। बट GME के वहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाती है, क्योंकि GME का अगर आपने लास्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और आपने वहाँ पे अगर लोन लिया तो वो लोन क्लियर होना चाहिए और उस लोन में कोई आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आपने उस लोन का रीपेमेंट बराबर टाइम पे किया और EMI जो है बराबर टाइमली अपने पेमेंट किया, तभी आपको जो है GME का फ्रेश लोन मिलेगा। अगर आपका मैकेनिकल लोन जो चल रहा है तो उसके ऊपर आपको फिर GME का लोन नहीं मिलेगा। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात आती है कि आपको लोन लेने के लिए, एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो होती है, सबसे पहले आपको बैंक की जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है, पासपोर्ट साइज फोटो होती है, आधार कार्ड होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपकी एज प्रूफ होती है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद में पैन कार्ड होती है आपकी, ठीक है। आपकी जो प्रूफ आपको एडमिशन लेटर्स होना चाहिए, मतलब जिस कॉलेज का आपका एडमिशन लिया है उस कॉलेज का एडमिशन अप्रूवल लेटर्स होना चाहिए, और उस कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस होना चाहिए जिसमें लिखा हो सारे डिटेल्स, आपकी सेमेस्टर वाइज फी, टोटल कोर्सेज फी क्या है, आपकी हॉस्टल फीस क्या है, आपकी एग्जामिनेशन चार्जेस क्या है, सारे चीज का एक प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस रिक्वायरमेंट है। और अगर आप जो एजुकेशन लोन 7.5 लाख से ऊपर ले रहे हो तो आपको जो है कोलैटरल देना पड़ेगा। तो कोलैटरल का मतलब क्या होती है, कोलैटरल का मतलब होती है आपको लोन जो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में या तो एसेट्स के अगेंस्ट में आपको जो है लोन बैंक प्रोवाइड करेगी, ठीक है। मतलब आपकी जो मूवेबल आइटम जो होती है, जैसे कोलैटरल मूवेबल जो होती है वो होती है आपकी FD फिक्स डिपॉजिट और आपकी LIC इंश्योरेंस। नॉन मूवेबल आइटम जो होती है वो होती है लैंड या एसेट्स। तो इसके बिहाफ में आपको जो है बैंक लोन प्रोवाइड करेगी अगर आपकी 7.5 लाख से ऊपर की रिक्वायरमेंट है एजुकेशन लोन। और ये 7.5 लाख से ऊपर की रिक्वायरमेंट कौन से कोर्स में होती है, ये नॉर्मली BTech और BSc के लिए होती है। बट DNS और GME के जो है वो 7.5 लाख से नीचे होते हैं, तो वहाँ पे कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बैंक से तो लोन ले लिया, तो ये भी आप लोगों को समझना चाहिए इसका तो रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो रिपेमेंट का स्टार्टअप डेट कब से होती है, तो रिपेमेंट का स्टार्टअप डेट होती है आपका जब कोर्स खत्म होगा। अगर आप DNS कर रहे हो 1 साल के बाद जब कोर्स खत्म होता है उसके बाद आपको 1 साल का टाइम और हाथ पे रहता है। अगर DNS करने के बाद में आपने 2 महीने 3 महीने में जहाज ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद से जब से आप शिप ज्वाइन करते हो उसके 6 महीने बाद से आपका रिपेमेंट स्टार्ट होती है। अगर आपने शिप ज्वाइन नहीं किया तो आपके कोर्स खत्म होने के 1 साल के बाद से रिपेमेंट चालू होती है। चाहे आप BTech करिए, BSc करिए, GME करिए या DNS करिए, कुछ भी करिए, जो सबके लिए सेम क्राइटेरिया है कि आपकी जो है 1 साल के बाद से जो है रिपेमेंट स्टार्ट होती है, या आपकी जहाज ज्वाइन करने से 6 महीने के बाद होती है, जो भी विच एवर इज अर्लियर। मतलब आपने अगर जहाज ज्वाइन जल्दी कर लिया तो 6 महीने के बाद, अगर जहाज ज्वाइन नहीं किया तो 1 साल के बाद। तो ये है उसका रिपेमेंट शेड्यूल। और रिपेमेंट के टाइम आपको याद रखिएगा कि आपका जो सेमेस्टर वाइज जो चार्जेस होती है बैंक से, मतलब कॉलेज की,
तो आपको हर सेमेस्टर में जो है बैंक को एप्लीकेशन देना पड़ेगा सेमेस्टर फीस के लिए, और वहाँ पे सेमेस्टर फीस के लिए जो है आपको 5% जो है उसका देना पड़ेगा। उसके बाद में जो बाकी का पेमेंट बैंक करेगी फीस की। मतलब समझ लीजिए आपके सेमेस्टर वाइज जो फीस है वो 1 लाख रुपया है, तो आपको 5,000 देना पड़ेगा उसकी 5%। 95,000 जो है वो बैंक पेमेंट करेगी। अगर आपने 5,000 उसमें पेमेंट नहीं किया तो बैंक भी वहाँ पे रुक जाएगी। 95,000 फीस जो है कॉलेज को नहीं देगी। बैंक लोन मिलने के बाद भी आप सेटिस्फाइड मत होना। बैंक लोन भी सबसे पहली बात होती है आपको अप्रूवल तभी देती है जब आपका क्लास 12 का एग्जाम्स का रिजल्ट भी अच्छा हो, मतलब आप अच्छे कैंडिडेट हो, आपकी मार्क्स जो 60% से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि बैंक्स कभी भी किसी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ पे उसको लगता है कि ये बंदा उस लायक नहीं हो। अगर आपकी क्लास 12 स्टैंडर्ड में रिजल्ट अच्छा नहीं है तो बैंक्स एजुकेशन लोन आपकी रिजेक्ट हो सकती है। और बैंक हमेशा आपकी जो है सेमेस्टर मॉनिटर करती है। जब आप एप्लीकेशन देते हो फीस के लिए, सेमेस्टर फीस के लिए, तो बैंक वहाँ पे पास्ट सेमेस्टर जो है अभी जो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट पूछती है। अगर उस सेमेस्टर का रिजल्ट आपका अच्छा नहीं हुआ, खराब हुआ है, तो वहाँ पे जो है बैंक आपके रिजेक्ट कर सकती है। वहाँ पे आपका सेमेस्टर फीस बैंक रोक लेगी और नहीं देगी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि अपना अपना सेमेस्टर जो है अच्छी तरह से करिए, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करिए और अच्छी तरह से इसकी सेमेस्टर वाइज में रैंक लेके आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्दर भी अप्रूवल तो मिल गया, बट फीस जो है देने के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में बात करते हैं हम, ये भी जानना जरूरी है, बैंक लोन तो ले लेंगे, इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है। तो बैंक की इंटरेस्ट रेट नॉर्मली वेरीज करती है डिफरेंट बैंक के ऊपर में। तो ये नॉर्मली 6.75 से लेके अराउंड 15% तक के लगभग बीच में रहती है। बट डिफरेंट बैंक्स है डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। तो मैं आप लोग से यही प्रिस्क्राइब करता हूँ कि आप लोग जो है गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक से जाइए। नेशनलाइज बैंक में जो है इंटरेस्ट रेट कम है, वहाँ पे 6.75 से लेकर 9.50 के अंदर में ही रहती है रेट। नेशनलाइज बैंक जैसे हो गया PNB हो गया, SBI हो गया, UBI हो गया। और यहाँ पे खाली एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, बट अगर सब कुछ आपके ठीक है तो लोन जरूर मिलेगी आपको। प्राइवेट बैंक जैसे हो गया एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, डिफरेंट बैंक है जहाँ पे इसकी इंटरेस्ट रेट वेरीज करती है 11.5 से लेके 15.5 तक। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, बट यहाँ पे लोन मिलना ईजी होते हैं क्योंकि उन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है थोड़ा कम होते हैं। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे तो नेशनलाइज बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बहुत आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहता है। अब क्या लोन जो है वो इजीली मिल जाता है, या इसको लोन लेने के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो बंदे जो फेस करते हैं वो सबसे पहले क्या होती है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर जो है आपका अच्छा रखिएगा, मतलब आपका जो पास्ट हिस्ट्री है, अगर आपने कोई लोन लिया है पास्ट में तो उसकी जो रीपेमेंट है वो टाइम पे हुआ है और आपने उसका लोन पूरा फुलफिल करके उसका क्लियर किया है। बाउंसेस होगा, अगर कोई EMI वगैरह बाउंसेस हो तो आपको वो सिविल पे हिट करती है, और सिविल पे हिट करना मतलब सिविल स्कोर जो है वो कम होना, तो यहाँ पे जो है आपके रिजेक्शन की चांसेस हो सकती है। अब आपकी जो बैंक आपको तो लोन नहीं देगी, बस उसके लिए गारंटर रखना पड़ता है। ठीक है, गारंटर जो होती है आपकी फादर मदर होती है, तो फादर मदर का भी सिविल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने कुछ लोन लिया है पास्ट में और वो लोन चल रहा है तो उसके ऊपर भी जो है सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे रिपेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम आपने दिया है, कोई चेक बाउंसेस नहीं, EMI बाउंस नहीं हुआ है और आपने लोन जो देना बंद नहीं किया, तो ये सिविल स्कोर है। तो पेरेंट्स की सिविल स्कोर भी लगभग 650 से लेकर 700-750 के बीच में रहने से आपकी जो है चांसेस बहुत हाई रहती है लोन अप्रूवल के लिए। अब बात करें रिजल्ट के लिए, तो देखिए रिजल्ट जो है मैंने जैसे पहले भी बताया था, बैंक्स हमेशा आपकी मतलब बैंक्स हमेशा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छे कैंडिडेट्स के ऊपर में। तो रिजल्ट्स आप जो पर सेमेस्टर में अच्छी तरह से आप जो है उसको फुलफिल मतलब रखना। सेमेस्टर वाइज में रिजल्ट खराब हुआ तो आपकी फीस की जो है डिमांड्स वो रिजेक्ट हो सकती है। तो ये रिजेक्शन ना हो इसके लिए सेमेस्टर वाइज में मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोन लिए हैं तो लोन के ऊपर में आपको ज़्यादा बर्डन रहेगा आपके पेरेंट्स के ऊपर में। तो सेमेस्टर वाइज में रैंकिंग करने से आपको सबसे अच्छी एडवांटेज भी यही है कि आपका जो प्लेसमेंट के चांसेस भी है कंपनीज में हाई होती है।
और आपकी जो फीस डिमांडिंग फीस फ्रॉम द बैंक जो होती है वो रजिस्ट्रेशन ना हो। तो दोस्तों, इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है एजुकेशन लोन के प्रति तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगला वीडियो में। धन्यवाद।